हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है, आज हम उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करने जाने वाले हैं। और इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से लेक्चर वाइज समझा है, कुछ 5-6 लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, या फिर चैप्टर पहले समझ लेना और बाद में ही एनसीईआरटी की रीडिंग देखना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वाला है। तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा समझ आनी चाहिए, तभी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग में क्या बोला जा रहा है वो समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। सबसे पहले लिखा है, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव बट वाई ब्रीथिंग इज सो एसेंशियल टू द लाइफ। अच्छा, उससे पहले क्या आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन? देखो, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हमने सांस ली और हमने सांस छोड़ दी, हमने इनहेल किया और हमने एक्सहेल कर दिया, उसका मतलब होता है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमने जो सांस ली उसके द्वारा जो हमने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करें, अपने सेल्स तक पहुंचाए, वहाँ पर उससे ग्लूकोज वगैरह बनवाए, उसको यूटिलाइज करें। इट मीन्स कि ग्लूकोज वगैरह तो नहीं, लेकिन हम उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करें, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन। तो यहाँ लिखा है कि जितने भी लोग हैं वो सब ब्रीथ करते हैं, यानी कि सांस लेते छोड़ते हैं। लेकिन क्यों ब्रीथिंग इतनी ज़्यादा एसेंशियल है अपने लाइफ के लिए? क्योंकि वही जो हम ऑक्सीजन लेंगे वो ऑक्सीडाइज करेगा हमारे वेरियस फूड मॉलिक्यूल्स को, और उसमें से क्या निकलवाएगा, एनर्जी निकलवाएगा। वॉट हैपन व्हेन वी ब्रीथ? होता क्या है कि जब हम सांस लेते तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जाती है और वहाँ जाकर क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है, एटीपी बनाती है, ठीक है। ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्लांट एंड माइक्रोब ब्रीथ? इफ सो हाउ? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या जितने भी एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग द प्लांट और हमारे माइक्रोब भी, क्या ये भी रेस्पिरेशन करते? तो सब करते हैं, और कैसे करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, all living organisms need energy for carrying out the daily life activity, be it absorption, transport, movement, रिप्रोडक्शन और इवन द ब्रीथिंग। ये कह रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को ना एनर्जी चाहिए होती है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी करने के लिए, भले वो एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन तो पैसिव होते हैं, लेकिन कुछ एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी तो होते हैं जहाँ पर हमें एटीपी का खर्चा करना पड़ता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हो गए, मूवमेंट हो गई हमारी, यही हम जो लोकोमोशन मूवमेंट वाला मूवमेंट करते हैं उसमें भी हमें एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्शन में भी चाहिए, और इवन ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं तब भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा डायफ्राम मसल होता है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या एटीपी नहीं लगती होगी? तो ये सारी चीज़ों के अंदर हमें एनर्जी तो चाहिए ही होती है। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? लेकिन ये सारी की सारी एनर्जी आती कहाँ से है? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी। हमें पता है कि जब भी हमको बोला जाता है कि एनर्जी चाहिए, खाना खाओ, शक्ति मिलेगी, तो कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी। बट हाउ इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? लेकिन फूड से हम ये एनर्जी लेते कैसे हैं? हाउ इज़ दिस एनर्जी यूटिलाइज? लेकिन ये एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है? डू ऑल द फूड हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या सारे खानों पे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैगी खाने से मना क्यों किया जाता, रोटी खाने को क्यों बोला जाता? डू प्लांट ईट? क्या प्लांट भी खाना खाते हैं? वेयर डू द प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? प्लांट को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, डू दे ईट द फूड? तो यहाँ पर हमसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए गए हैं। तो देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हमने, मान लो तुमने कुछ भी खाया, तुमने पराठा खाया, उसकी क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो गई, वो टूट गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, तुमने उसको ऑक्सीडाइज करवा दिया, फिर तुम्हें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और निकली खूब सारी एनर्जी, ठीक है। तो अब जो एनर्जी निकली, तो कुछ एनर्जी तो लॉस्ट हो जाएगी एज अ हीट, ठीक है, कुछ एनर्जी तो हीट की तरह निकल जाएगी, लेकिन कुछ एनर्जी जो है, जो बाकी बची हुई एनर्जी है, उसको एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाएगा, इसकी बॉन्ड्स में ट्रैप कर लिया जाएगा, और जब भी फिर कभी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसे तोड़ा जाएगा और उसमें से एनर्जी निकाली जाएगी और उसको यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। एटीपी पता है ना क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। यू मे वंडर एट अ सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबोव, they may seems to be very disconnected, but in reality the process of the breathing is very much connected to the process of release of energy from food, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड दिख रहे होंगे कि कहीं इनका कुछ आल
तालमेल ही नहीं है। बट रियलिटी में कि ये जो सारे ही प्रोसेस हैं हमारी ब्रीथिंग, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है किससे, हमारे खाने में से एनर्जी निकलवाने के लिए। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन। तो अभी हमें समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली में कैसे होती हैं। All the energy required for the life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we call the food। ये कह रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं, वो कैसे मिलती है, वो मिलती है ऑक्सीडेशन करके मिलती है कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। और वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या कहते हैं, फूड। यानी कि हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कह रहे हैं जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं और हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है, जिनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, तो ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं बाय अ प्रोसेस जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, they trap light energy and convert it into the chemical energy that is stored in the bonds of the carbohydrate, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, एनर्जी, और उनको कैसे स्टोर कर लेते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं पहले तो केमिकल एनर्जी के अंदर और स्टोर कर लेते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, इनके बॉन्ड्स में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन द ग्रीन plant too, not all cells, tissues and organ photosynthesize, only cells containing the chloroplast that are most often located in the superficial layer carry out the photosynthesis। और ये कह रहे हैं कि ये बात तो ठीक है कि प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारे जो प्लांट है वो खुद का खाना खुद तो बना लेते हैं, लेकिन प्लांट के सारे सेल्स खाना नहीं बनाते। तो पता है ना कि ग्रीन पार्ट ही प्लांट का फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पिगमेंट। ठीक है, तो जो भी पार्ट हमारे ग्रीन कलर के होंगे प्लांट के अंदर, और जो भी सुपरफिशियल लेयर्स होंगी जो बाहर बाहर की होंगी, वही खाली फोटोसिंथेसिस करेगी। और स्टेम करेगी कब? जब स्टेम यंग होगी तब वो फोटोसिंथेसिस करेगी, वरना बाद में तो वो क्या हो जाती है, वुडी हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, हेंस इवन इन द ग्रीन प्लांट all other organ tissues cells that are not green need food for oxidation। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे प्लांट के सेल्स हैं जो ग्रीन हैं और ग्रीन नहीं भी हैं, सबको फूड तो चाहिए ही होता है ताकि वो उसका ऑक्सीडेशन करे। हैंड्स फूड हैज़ टू बी ट्रांसकोलेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स। इसलिए फूड को क्या किया जाता है, भेजा जाता है प्लांट के अंदर ऑल जो भी हमारे नॉन ग्रीन प्लांट है, जैसे कि स्टेम ही हो गया, वहाँ तक फूड को भेजा जाता है। एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि डिपेंड करते हैं प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या फिर किसी और भी एनिमल पे अपने खाने के लिए। इसलिए एनिमल को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है। दैट इज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट डायरेक्टली हर्बीवोर और इनडायरेक्टली कार्निवोर। यानी कि जो प्लांट है वो अपना खाना कहाँ से पा रहे हैं, प्लांट से ही। अगर वो डायरेक्टली प्लांट को ही खा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हर्बीवोर। और अगर वो किसी प्लांट को खाने वाले जानवर को खा रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कार्निवोर। ठीक है, सैप्रोफाइट्स जैसे कि हमारा फंगी आर डिपेंड ऑन द डेड एंड द डिकेइंग मैटर। तो हमारे सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, यानी कि हमारे जो फंगी, वो किस पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। डेड कौन से, जो मर गए हों, और डिकेइंग मतलब जो सड़ रहे हों, उन चीज़ों पर ये जाकर क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाते हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज़ रिस्पायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जितना भी खाना चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए, वो कहाँ से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस में आ रहा है। एंड दिस चैप्टर डील विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल within the cell to release the energy and trapping this energy for synthesis of the ATP। यानी कि इस चैप्टर के अंदर इस सेलुलर रेस्पिरेशन को हम देखेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम अपने फूड को तोड़ेंगे। फूड को तोड़ने के बाद हम उसमें से एनर्जी निकलवाएंगे और उस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेंगे, उस एनर्जी को हम पकड़ लेंगे ताकि हम उसमें से क्या बना सके, ATP बना सके। यानी कि ओवरऑल हमें क्या देखना है, एक सेल का
सेल के अंदर देखना है। सेल के अंदर हमें क्या देखना है? सेल के अंदर हमें देखना है कि कैसे हम अपने फूड को तोड़ेंगे। फूड को तोड़ने के बाद हम उसमें से एनर्जी निकलवाएंगे, उस एनर्जी को ट्रैप करेंगे और बाद में उसको हम यूटिलाइज करेंगे एटीपी बनवाने के लिए। ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकेरियोट, whereas the breakdown of the complex molecule to yield the energy take place in the cytoplasm and in the mitochondria, also only in the eukaryotes। तो ये क्या कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, जो हमने देखे थे ना, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? ग्राना होते हैं। ठीक है, ग्राना होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। कहाँ? यूकेरियोट्स में। तो और जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, यानी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है जिससे हम एनर्जी को निकलवा सके, वो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। किसके? क्लोरोप्लास्ट के। द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि जब भी हम अपने कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना यानी ग्लूकोज को तुम एक फूड की तरह मान सकते हो, और जब तुम उसको तोड़ोगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे बोला कि जब तुम अपने कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करके, तो तुम्हें क्या निकलेगी? तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। और इसी प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और वो कंपाउंड जैसे कि अब ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करवा के उसमें से एनर्जी निकलवा रहे, तो ये क्या हो गई? रेस्पिरेशन हो गई। लेकिन जिस चीज़ को हमने ऑक्सीडाइज करवाया ताकि हम उसमें से एनर्जी को निकलवा सके, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कि ग्लूकोज हमारा क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जिस भी कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। और यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज द एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं एनर्जी निकालने के लिए, लेकिन कभी कभी प्रोटीन्स, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी हमारे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की तरह यूज़ हो जाते हैं कुछ प्लांट के अंदर। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा होता है हम उसको क्या कह देते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह देते हैं। ठीक है, और कभी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी प्रोटीन, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज़ हो जाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरफ कुछ प्लांट के अंदर कुछ कंडीशंस में। ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो सारी की सारी एनर्जी जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में, यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हमें तोड़ के एनर्जी निकालनी है ना, तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं निकल जाती और एक सिंगल स्टेप में नहीं निकल जाती। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जैसे मान लो तुमने एक गुल्लक लिया है, ठीक है, जिसमें पैसा जमा करते हो, तुमने उसको फेंक के फोड़ दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी पैसे थे तुम्हारे कैसे निकल गए? एक स्टेप में निकल गए और पूरे एक साथ निकल गए। लेकिन जब भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं वो एक ही स्टेप में निकल जाए। बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन चलती हैं और उसके बाद जाकर हम पूरी की पूरी एनर्जी जो है हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से निकालते हैं। एक सिंगल स्टेप में ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि तुमने अगर गुल्लक फोड़ ही दिया, ठीक है, एक सिंगल स्टेप में, और मान लो तुम्हारे 3-4 भाई बहन है, वो सब लेकर चले जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम एक एक करके उसमें से निकालोगे ताकि तुम उसे यूज़ भी कर सको। और इसीलिए ऐसा होता है कि मतलब एक ही बार में सारी की सारी एनर्जी नहीं निकल जाती। पहली तो चीज़ ये होती है कि सेल हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है, वो संभालेगा कैसे? निकल तो जाएगी एक ही बार में सारी एनर्जी, लेकिन सेल रखेगा कहाँ? ठीक है, ये होता है। और दूसरी चीज़, सारी की सारी एक बार में एनर्जी निकल भी गई तो उसमें से फिर बहुत सारी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों से बचना है, इसीलिए सारी की सारी एनर्जी कभी भी एक सिंगल स्टेप में नहीं निकलती। बहुत सारे स्टेप्स चलते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गई, लिंक रिएक्शंस हो गई। तो इन सबके फॉर्म्स में धीरे 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 करके हम अपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एनर्जी को निकालते हैं। ठीक है, it is released in the series of the slow stepwise reaction controlled by the enzyme and it is trapped as a chemical energy in the form of ATP। तो जितनी भी एनर्जी हमारी धीरे धीरे निकलती है, स्टेप वाइज रिएक्शन से निकलती है, और इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हम एंजाइम्स को भी यूज़ करते हैं और बाद में इन्हें स्टोर कर लिया जाता है कैसे? ATP की तरफ। Hence, it is important to understand that the energy released by the oxidation and respiration is not
or rather cannot be used directly, but it is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized. तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, जो भी हमने तोड़ के निकाली हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, वो तोड़ी हुई एनर्जी को ही हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर लेते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुमने कुछ खाना खाया और तुम एकदम शक्तिमान बन के दौड़ने लगे, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि खाना खाने के बाद एकदम वो जैसे भीम लड्डू खाता है और फिर उसकी एकदम बॉडी बन जाती है और फिर वो मारने लगता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब तुमने तुरंत खाना खाया और तुरंत तुमको एनर्जी मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो ये एनर्जी जब निकलती भी है खाने के टूटने के बाद, ठीक है, तो वो एनर्जी को रखा जाता है, उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है तो उस एनर्जी को कैसे निकाला जाता है, धीरे धीरे, और उसको ट्रैप किया जाता है कैस में, इन दी फॉर्म ऑफ दी ATP। फिर कभी भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी एक ATP को तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी और जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। हेंस ATP जो है वो एक्ट करती है एनर्जी करेंसी ऑफ दी सेल्स की तरह। जैसे कि तुम ऐसा मान सकते हो, एनर्जी करेंसी यानी कि करेंसी को तुम अगर कोई दुकान में लेकर गए, तुम पैसे लेकर जा रहे हो, तुम उसे दोगे, वो तुम्हें डायरेक्टली सामान दे देगा, लेकिन तुम उसको चेक दोगे तो चेक तुम्हारे मुंह में फेंक के मारेगा अगर तुम सस्ती चीज़ लेने गए हो। ठीक है, तो ATP ऐसे एनर्जी करेंसी की तरह काम आती है कि जब भी एनर्जी चाहिए ले ATP, जब भी एनर्जी चाहिए ले ATP। ठीक है, तो वो एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। दिस एनर्जी ट्रैप इन ATP इज यूटिलाइज इन द वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड द कार्बन skeleton produced during the respiration is called the precursor, is used as a precursor for the biosynthesis of the other molecule in the cell। इसका मतलब क्या? तो ये क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, हमने जो कि ट्रैप कर ली ATP की फॉर्म में, इसको हम यूज़ कर लेते हैं कब? जब भी हमें कोई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस करनी हो अपने अंदर, और जो भी कार्बन स्केलेटन यानी कि कार्बन के जो भी मॉलिक्यूल कंपाउंड्स बनते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, वो प्रिकर्सर होते हैं फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इन द सेल। जैसे कि कुछ भी बनाना हो अपने सेल के अंदर, फैट, लिपिड, कुछ भी, ठीक है, तो वो ये प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, बनवाने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, फिर आती है डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट भी हमारे ब्रीथ करते हैं, क्या प्लांट भी हमारे सांस लेते हैं? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का कि क्या प्लांट हमारे ब्रीथ करते हैं, इतना डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते कि हमारे प्लांट जो है वो ब्रीथ करते भी है या नहीं। येस, plant require O2 for respiration to occur, they also give out CO2, hence plant have a system in place that ensure availability of O2। तो ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, हालांकि ऐसा होता तो है कि हमारे प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए ही होता है रेस्पिरेशन के लिए, अपने फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और वो भी CO2 को निकालते हैं, और हेंस हमारा जो प्लांट है, ठीक है, उनके पास सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि जिनसे उनको O2 की अवेलेबिलिटी होती है, O2 उन्हें मिल जाता है, ऑक्सीजन उन्हें मिल जाता है। प्लांट अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द गैसेज एक्सचेंज, बट दे हैव अ स्टोमेटा और लेंटी सेल्स फॉर दिस पर्पस। अब ये कह रहे हैं कि प्लांट के पास एनिमल की तरह कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन हमारे प्लांट के पास टोमेटाज होते हैं और कुछ लेंटी सेल्स होते हैं इसी पर्पस के लिए कि वो गैसेस का एक्सचेंज कर सके। देयर आर सेवरल रीज़न वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रीजंस हम बता देते हैं आपको, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारे प्लांट जो हैं विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑक्सीजन को पा ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये है कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड, देयर इज़ अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। ये कह रहे हैं कि पहला तो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं प्लांट के, वो खुद के गैसेस एक्सचेंज की नीड को खुद पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ही रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि गैस जो है वो डिफ्यूज़ कर करके प्लांट के दूसरे सेल्स तक चली जाती है, और इसके वजह से प्लांट को कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड, प्लांट डो नॉट प्रेजेंट अ ग्रेट डिमांड फॉर द गैसेज एक्सचेंज, रूट, स्टेम, लीफ रिस्पायर एट रेट फार लोअर देन द एनिमल डू। अब जितनी तेज़ी से ऑक्सीजन वगैरह जो है गैसेस एक्सचेंज एक एनिमल करता है, उतने ही तेज़ी से प्लांट को ज़रूरत नहीं होती। प्लांट में जो रूट्स होती हैं, जो स्टेम्स होती हैं और जो लीफ होती हैं, वो लोअर यानी कि
कम रेट से गैसेस का एक्सचेंज करती है एज कम्पेयर टू द एनिमल. Only during photosynthesis are large volumes of the gases are exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own need during this period. सिर्फ photosynthesis के टाइम पे क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ दी गैसेस एक्सचेंज होती है, और उसमें भी लीफ जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, वो खुद इतनी सक्षम होती हैं कि वो इस समय में भी अपनी देखभाल खुद कर लेती हैं. When cell photosynthesize, availability of O2 is not problem in this cells since O2 is released within the cell. ठीक है, अब जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो जो O2 की अवेलेबिलिटी है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनती कि बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्लांट खुद भी बनाता है. अब तुम्हें यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि प्लांट तो ऑक्सीजन देता था, CO2 लेता था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है. तो होता क्या है एक्चुअली में कि प्लांट ना O2 लेता भी है और CO2 भी छोड़ता है, लेकिन वो ऑक्सीजन को भी निकालता है और उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है. लास्ट में तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन को निकालना होगा, यानी कि हाइड्रोजन को निकालना होगा. तो उस हाइड्रोजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह कौन काम करेगा? फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन को लेकर वाटर बना देगा और हमें हमारी ATPs मिलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर. उधर तुम्हें समझ में आएगा. ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं बनती कि उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो खुद के सेल के अंदर बना रहा है. थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट. और जितना दूरी तक गैसों को डिफ्यूज़ करना होता है वो ज़्यादा नहीं होता, इवन अगर हमारा प्लांट बहुत बड़ा है तो भी. ईच लिविंग सेल्स इन द प्लांट इज़ लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे लिविंग सेल्स होते हैं प्लांट के, वो लोकेटेड होते हैं क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट, यानी कि बाहर की तरफ ही लिविंग सेल्स जो हैं वो प्लांट के ज़्यादातर लोकेटेड होते हैं. दिस इज़ ट्रू फॉर लीफ. यू मे आस्क व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि लीव्स के लिए तो ये बातें सही हैं कि प्लांट में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं डिफ्यूज़ करनी पड़ती होगी, लेकिन लीफ तो पतली पतली है, तो लीफ के अंदर ज़्यादा नहीं गैस को डिफ्यूज़ करना पड़ता होगा, तो वहाँ पर वो खुद के गैसेस का नीड का एक्सचेंज का जो भी काम है वो खुद कर लेता होगा. लेकिन व्हाट अबाउट जो इतने बड़े बड़े उनके क्या होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उनमें कैसे गैस इतनी दूर तक जाती होगी. तो इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड and beneath the bark they also have an opening called the lenticels. The cells in the interior are the dead and provided only a mechanical support. यानी कि जैसे कि मान लो ये एक क्या है, हमारा प्लांट है. ठीक है, प्लांट का क्या है, एक स्टेम बनाया मैंने, ऐसा मान लो. अब क्या होगा कि स्टेम के बीच में, ठीक है, स्टेम के बीच में यानी कि कुछ यहाँ पर तुम्हें क्या दिखेंगे, डेड सेल्स दिखेंगे. कैसे सेल्स दिखेंगे? डेड सेल, जो कि सिर्फ प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रहे होंगे. वेरएज जो लिविंग सेल्स होंगे वो तुम्हें खाली यहाँ दिखेंगे साइड में. ठीक है, खाली यहाँ तुमको क्या दिखेंगे, लिविंग सेल. तो यहाँ पे भी तो गैसेस डिफ्यूज़ करने का रास्ता बहुत कम होगा, क्योंकि बीच में तो भरे हुए हैं डेड सेल जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहे हैं. देखो लिखा है कि ना, लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर, पतली लेयर्स में होते हैं, इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क. ठीक है, हमारे जड़ के मतलब स्टेम के. ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ ओपनिंग, उनमें ओपनिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं लेंटी सेल्स ओपनिंग. ठीक है, द सेल्स एट द इंटीरियर, यानी कि जो अंदर की तरफ सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं. थस मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द एयर, यानी कि ज़्यादातर जो प्लांट का पार्ट होता है वो कॉन्टेक्ट में रहता है किसके साथ, एयर के साथ. दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स इन द लीव स्टेम्स एंड रूट विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेसेस. यानी कि कह रहे हैं कि ऐसा तो होता ही है कि हमारे प्लांट के जितने भी सेल होते हैं वो सरफेस में होते हैं, तो वो कांटेक्ट में रहते हैं एयर के साथ. लेकिन हमारे लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, और उन पैरेन्काइमा सेल्स में भी क्या होता है, बीच बीच में जगह खाली होती है, एयर कैविटीज़ होती है, और वहाँ से भी बहुत हेल्प मिल जाती है. ठीक है, अगर तुमने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो तुम्हें एयर कैविटी पता होगी. The complete combustion of the glucose, which provide the CO2, H2O and end product, yield energy, most of which is given out as heat.
तो ये कह रहे हैं कि जब भी हम कंप्लीट कंबशन करते हैं ग्लूकोज का तो हमें CO2 मिलता है, H2O मिलता है और साथ ही साथ एनर्जी मिलती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, हीट के फॉर्म में भी निकलती है। ठीक है, हीट के फॉर्म पे। If this energy is to be useful to cell, it will be able to utilize it to synthesize other molecule that this cell require. The strategy that the plant use it to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. The key is to oxidize the glucose not in one step but in several small step, enabling some step to be just large enough such that energy release कैन बी कपल टू ATP सिंथेसिस। यानी कि यही चीज़ कहना चाह रहा है कि इसीलिए हम अपने ग्लूकोज को कभी भी एक ही बार में नहीं तोड़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप्स में तोड़ेंगे कि पूरी की पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में ना निकल जाए। हम धीरे धीरे तोड़ेंगे, उस एनर्जी को लेंगे और उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे अपने बाकी के कामों के लिए। एक बार में सारी एनर्जी नहीं निकालेंगे, ATP बनवाने में उसका काम ले लेंगे। हाउ दिस इज़ डन इज़ एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन ये चीज़ें होती कैसे कि कैसे हम स्टेप वाइज में अपने ग्लूकोज में से एनर्जी को निकलवाते हैं। तो ये क्या है, ये कहानी हमारे पूरी की पूरी रेस्पिरेशन की, जो कि हमें अभी पढ़नी ही है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज एज अ प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं कि जब भी रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन को हम यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और एनर्जी को रिलीज करते हैं। किस तरीके से? एज अ प्रोडक्ट। द कंबशन reaction require oxygen but some cell leave where oxygen may or may not be available. Can you think of such situation an organism where O2 is not available? तो ऐसे organisms कौन है? हमारे anaerobic organism की जब भी तुम बात करते हो evolution की, तो पहले के टाइम पे जब हमारी धरती बनी भी नहीं थी, उसमें इंसान नहीं थे, वो सिर्फ बनना ही चालू हुई थी, तो उसमें जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो कैसे रहे होंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के साथ साथ वो कैसे रहे होंगे? प्रोकैरियोट्स रहे होंगे। ठीक है, ईकैरियोट तो डायरेक्ट बन नहीं गए होंगे, तो वो प्रोकैरियोट्स रहे होंगे। और साथ ही साथ ऑक्सीजन तो अवेलेबल होती नहीं थी अर्थ में, तो वो कैसे बने होंगे? विदाउट ऑक्सीजन वाले, यानी कि एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स बने होंगे। ठीक है, तो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो सबसे पहले हमारे अर्थ में आए थे। There are sufficient reason to believe that first cells on this planet lived in the atmosphere that lack oxygen। यानी कि जो हमारे पहले सेल्स बने थे प्लैनेट के अंदर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रह रहे थे, वो कैसे थे? वह ऑक्सीजन तो नहीं था हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि वो एनएरोबिक थे, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी कि अब ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, तो उनको ATP भी नहीं चाहिए। ATP तो चाहिए होगा, एनर्जी तो चाहिए होगा। अगर सेल्स को ज़िंदा रहना है तो एनर्जी तो चाहिए ही होगी, भले ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। इसलिए हमारी पहली स्टेप जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि बिना ऑक्सीजन को यूटिलाइज किए भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकल जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे लिखा है कि इवन अमॉन्ग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू द एनएरोबिक कंडीशन। की आज के समय में भी जब हमारे प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं तो हम कुछ एनिमल्स को, कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो कि हमारे कैसे होते हैं? एनएरोबिक कंडीशन में रह रहे हैं। Some of these organisms are facultative anaerobe while in other the requirement for anaerobic condition is obligate। तो कुछ तो होते हैं हमारे वो कंडीशन के हिसाब से ढल जाते हैं। ऑक्सीजन मिल रहा है तो भैया हम एरोबिक है, नहीं मिल रहा तो भैया हम एनएरोबिक है। और कुछ बड़े लॉयल होते हैं कि नहीं, हम हैं तो हम एनएरोबिक ही हैं, भले ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, हम रहेंगे तो क्या एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे ऑब्लिगेट। ठीक है, इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए पहला स्टेप जो चलता है उसमें हम क्या करते हैं? पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है आधा, पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज़ में नहीं लेते। ठीक है, अब पार्शियली अपने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी निकलवाते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू द पायरुविक एसिड, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो क्या है? ब्रेकडाउन है, किसका? ग्लूकोज का, लेकिन पार्शियल ब्रेकडाउन, आधा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे। और ये जो हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है उसके अंदर एक्चुअली में हम ग्लूकोज से क्या बनवाते हैं? पायरुविक एसिड बनवाते हैं।
पायरुविक एसिड तो बनवा लेते हैं ग्लूकोज से, लेकिन यहाँ पर भी 10 रिएक्शंस अलग अलग होती हैं और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती इस स्टेप के अंदर। और उसके बाद हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, भले वो हमारे प्रोकैरियोट्स हो, ईकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, जिनके पास साइटोप्लाज्म है, मतलब एक वो सेल है और उसके पास साइटोप्लाज्म है, तो वो हमारा ग्लाइकोलिसिस करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस चलता कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर तुम्हें बोला जाए एकदम सिंपलेस्ट सेल ड्रॉ करो तो तुम क्या ड्रॉ करोगे? एक गोला तो कम से कम बनाओगे, यानी कि तुमने उसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दी और साथ ही साथ तुमने अंदर क्या दे दिया? एक साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो यूनिवर्सल है, यानी कि वो हर एक सेल के पास होने ही वाला है और इसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस होता है कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके वजह से ये हर एक ऑर्गेनिज्म को अंदर हमें देखने को मिलता है, जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म जी रहा है, भले वो एनाएरोब हो या एरोबिक हो या एनाएरोबिक हो। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं कि देखो क्या लिखा है, ग्लाइकोलिसिस। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो टर्म है हमारी ग्लाइकोलिसिस कहाँ से ली गई है? ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसमें ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ये जो स्कीम है हमारी ग्लाइकोलिसिस की, वो किसने दी है? गुस्टॉफ एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे परनास। ठीक है, इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है। तो इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पे, दैट इज एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड परनास, इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, EMP पाथवे भी कहते हैं, इज ऑफन रेफर टू एज एन EMP पाथवे। तो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन, यानी कि ये अकेली प्रोसेस है जो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चलती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हो जानी है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलती है। In this process, glucose undergo the partial oxidation to form the 2 molecule of the pyruvic acid। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि हमारा जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, आधा ऑक्सीडेशन होता है 2 मॉलिक्यूल क्या बनवाने के लिए? पायरुविक एसिड बनवाने के लिए। 2 मॉलिक्यूल किसके बनवाने के लिए? पायरुविक एसिड के बनवाने के लिए। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड फ्रॉम द स्टोरेज। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो प्लांट के अंदर ये ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? सुक्रोज से। कहाँ से मिलता है? सुक्रोज। और सुक्रोज कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बना? सुक्रोज। सुक्रोज से क्या बना? ग्लूकोज। सुक्रोज से क्या बना? ग्लूकोज। एंड फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज से भी हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज, जो कि हम अभी आगे क्या लिखा है देखते हैं। ठीक है, तो एंड फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हमें क्या मिल जाता है? ग्लूकोज मिल जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो पूरी की पूरी चार्ट हमें दी हुई है, ये किसकी दी हुई है? हमें ग्लाइकोलिसिस की। तो एक बार पहले हम इस चार्ट को समझते हैं और फिर हम क्या करेंगे? अपनी NCERT को रेड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आप अपनी NCERT के ऊपर लिख लेना कि सबसे पहले होता है क्या? हमारा सुक्रोज। क्या होता है? हमारा सुक्रोज होता है। इस सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इनवर्टेज। ठीक है, कौन सी एंजाइम से? इनवर्टेज। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इनवर्टेज हम इस सुक्रोज को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और देन ये ग्लूकोज हमारा कहाँ एंटर करता है? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। तो ऊपर जो जगह है वहाँ लिखो सुक्रोज, एक एरो बनाओ, नीचे लिखो ग्लूकोज, और उन दोनों एरो के बीच में लिखो एंजाइम इनवर्टेज, यानी कि हमारा सुक्रोज जो था उसको ग्लूकोज के अंदर कौन कन्वर्ट करके दिया? एंजाइम इनवर्टेज दिया। अब ये ग्लूकोज कहाँ एंटर करेगा? हमारे ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने ग्लूकोज ने किया क्या। तो ग्लूकोज हमारा गया कहाँ? ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर, ग्लाइकोलिसिस करने के अंदर। तो ग्लूकोज ने क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ऐसा क्यों कर दिया ग्लूकोज ने? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बना दिए? अब देखो, बड़ी मेहनत से तो ये ग्लूकोज कहाँ आया था? सेल के अंदर आया था। अब इसमें जैसे कि कुछ चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है हमारे ग्लूकोज के अंदर, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके फिर से भाग जाएगा। और किसी भी चीज़ को पकड़ के घर के अंदर लाए हो तो इसीलिए थोड़ी लाए हो कि वो निकल के फिर से भाग जाए। ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है? इसमें फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से ये चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने की वजह से यह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके नहीं जा पाता, यानी कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके नहीं जा पाता। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया? अपने ग्लूकोज में क्या जोड़ दिया?
क्या जोड़ दिया, ग्लूकोज में हमने जोड़ दिया क्या, फोस्फेट। तो हमारे ग्लूकोज से हमने क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट। अब ये फोस्फेट जो है ये आया कहाँ से, फ्री में तो मिल नहीं गया होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर था या फिर प्लांट की बॉडी के अंदर एटीपी था। ठीक है, क्या था, एटीपी था। तो उस एटीपी को तोड़ा और क्या बनाया हमने, एडीपी, और एक फोस्फेट निकाला और उस फोस्फेट को हमने क्या कर दिया, अपने ग्लूकोज के 6 वाले कार्बन में लगा दिया और क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना दिया। अब सिंस ग्लूकोज के अंदर हमें ना कोई सिमेट्री नहीं दिखती, यानी कि हम उसको दो इक्वल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ नहीं सकते, और इसी के वजह से हमने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवा दिया, फ्रक्टोज के अंदर। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट से हमने क्या बना दिया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट से हमने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बना दिया, जो कि कितने कार्बन का था, 6 ही कार्बन का। ठीक है, अभी तक कार्बन सेम चले आ रहे, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में भी 6 कार्बन, एंड फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर भी कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम, एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट से क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फोस्फेट को, अब देखो ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड बनाना है, यानी कि हमें किसी न किसी तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेंगे कब, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो फ्रक्टोज के 6 कार्बन में क्या लगा था, फोस्फेट। तो अभी इसको हम इक्वल पार्ट में तो तोड़ नहीं सकते, और इसीलिए हम फ्रक्टोज के पहले कार्बन में भी क्या लगा देते हैं, फोस्फेट। और अगेन ये फोस्फेट हमारे को फ्री में तो मिला नहीं होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर एक एटीपी टूटी और हमें क्या मिली, अपनी एडीपी और फोस्फेट। और उस फोस्फेट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया अपने फ्रक्टोज के पहले कार्बन में, और क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट। क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट, जो कि अगेन 6 कार्बन की थी। और फिर हमने अपने फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट को तोड़ दिया किसके अंदर, ट्रायोज फोस्फेट के अंदर, जो कि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, दैट इज द 3-फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट के अंदर हमने क्या किया, उसको तोड़ दिया। अब तुम सोच रहे होगे एटीपी मिली कहाँ, यहाँ तक तो अभी हमने अपनी 2 एटीपी को खर्चा किया, हमारी 2 एटीपी हमारे जेब से लग गई। 2 एटीपी का हमने खर्चा कर दिया, कहाँ कहाँ किया, एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने में, फिर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट बनाने में हमने अपनी एटीपी को खो दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हमने अपने फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट को तोड़ा, हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए ट्रायोज फोस्फेट के, 3 कार्बन के। अब इसके बाद नीचे जितनी भी रिएक्शन लिखी है ना, सबको 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिखनी होती है, सब 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिखी है। ठीक है, तो उस ट्रायोस फोस्फेट से हमने क्या बना लिया, अपने 2 ट्रायोस फोस्फेट, यानी कि तुम ऐसा मान लो कि हमने अपने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बना दिया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसमें हमने क्या बनाया, अपना एक NaDH2। क्या बनाया, NaDH2 बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ एक NaDH2 नहीं, हमने कितने NaDH2 बनाए, 2 NaDH2। कितने NaDH2 बनाए, 2 NaDH2 बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया, एक फॉस्फेट कम किया और यहाँ से बना दी एटीपी। कितनी एटीपी बनाई, 2 एटीपी। ठीक है, फिर हमने अपने 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना दिया, फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट से हमने क्या बनाया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंड देन हमने क्या बनाया, पायरुविक एसिड, एंड अगेन हमने क्या की, 2 एटीपी बना दी। ठीक है, अगेन हमने क्या की, 2 एटीपी। तो तुम देखो कि 2 जगह है जहाँ पर हमने अपनी एटीपी का खर्चा किया, यानी कि -2 एटीपी हमने अपनी जेब से दे दी। ठीक है, फिर तुम देखोगे कि हमारी नीचे, ठीक है, नीचे की जो हमारी टेबल है उसके अंदर 2 जगह है जहाँ पर हम एटीपी बना रहे हैं, और हर एक जगह पर 2 एटीपी मिल रही है। तो 2 जगह पर कितनी एटीपी मिलेगी, 4 एटीपी मिलेगी। 2 जगह पर कितनी एटीपी मिलेगी, 4 एटीपी। और हमने क्या बना दिया, अपने 2 NaDH2। क्या बनाए, 2 NaDH2। अब ये NaDH2 जो होते हैं ना, वो चेक की तरह होते हैं, जिनको हम कहाँ भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भेजते हैं, जिसको तुम एज अ बैंक कभी मान सकते हो, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो हमारा बैंक होता है जहाँ पर हम अपने NaDH2 को भेजेंगे, एक NaDH2 को भेजेंगे, 3 एटीपी मिलेगी। ठीक है, 3 एटीपी मिलेगी, तो 2 NaDH2 को भेजने में कितनी एटीपी मिलेगी, 6 एटीपी। कितनी 6 एटीपी मिलेगी, 6 एटीपी। ठीक है, तो 4 और ये 10 एटीपी का हमें क्या हो गया, गेन। लेकिन 2 हमारी जेब से गई,
तो कितनी बची एटीपी, 8 एटीपी। तो टोटल गेन हमें कितनी एटीपी का होता है, 8 एटीपी का गेन होता है हमें, ठीक है। कहाँ पर, इन द ग्लाइकोलिसिस। तो 4 एटीपी डायरेक्टली मिली, 6 एटीपी बाद में मिलेगी जब हम बैंक में जाएंगे, तो टोटल 10 एटीपी हो गई। लेकिन 2 एटीपी जेब से लगी तो हमने माइनस कर दिया, तो कितनी एटीपी मिली हमें, 8 एटीपी मिली, ठीक है। इन दो जगहों पे तुम देख सकते हो कि हमें एटीपी मिली है, यहाँ 2 एटीपी, यहाँ 2 एटीपी। इधर क्या मिले हैं, 2 NADH2 मिले हैं और एक NADH2 से 3 एटीपी। जैसे कि तुम मान लो कि ये क्या है, बैंक है, क्या है, बैंक है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऐसी चीज़ें मिलती है, पहला तो होता है NADH2। जब इसको बैंक के अंदर भेजोगे तो 3 एटीपी मिलेगी एक NADH2 से, और ऐसे ही हमारा बनता है FADH2। तो जब अपने एक FADH2 को भेजोगे तो 2 एटीपी मिलती है, एक FADH2 को भेजने में हमें 2 एटीपी मिलती हैं, ठीक है। तो नेट गेन अगर कोई पूछे हमारे ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितना हुआ एटीपी का, तो 8 एटीपी का हुआ, जिसमें कि 4 एटीपी हमें हमारे हाथ में मिल गई, 6 हमें बैंक में जाने के बाद मिलेगी, ठीक है। 3 एटीपी का 4 एटीपी हमें कहाँ मिल गई, हमारे हाथ में, 6 हमें कहाँ मिलेगी, बैंक में जाने के बाद, और बची हमारी 2 एटीपी जो कि हमने अपनी जेब से खर्चा की है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो हम एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज, ठीक है। एंड जो ये हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कहाँ इंटर करते हैं, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इंटर करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फोस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। जो मैंने बताया था कि हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, एंड दिस फोस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, यानी कि कह रहे हैं कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से तुमने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना दिया, आइसोमराइज करके उसको आइसोमर बना दिया। सब्सटीक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर दी सेम। द वेरियस स्टेप्स ऑफ द glycolysis are depicted in the figure 12.1. In glycolysis ये चेन है 10 रिएक्शन की अंडर द कंट्रोल ऑफ 10 डिफरेंट एंजाइम, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिए हुए हैं, टेक प्लेस टू प्रोड्यूस द पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज। अब पायरुवेट कह लो या पायरुविक एसिड कह लो, दोनों चीज़ें सेम ही होती है, पायरुवेट कह लो या फिर पायरुविक एसिड कह लो, दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम ही होंगी। वाइल स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट द स्टेप विच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ द एटीपी और इन दिस केस NADH2 टेक प्लेस, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पर भी एटीपी का गेन हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार लिख के देखो, जो कि मैंने अभी आपको बता दी। एटीपी इज़ यूटिलाइज एट 2 स्टेप, ठीक है। 2 जगह पर एटीपी यूटिलाइज होती है, कहाँ कहाँ पर, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर 2 जगह हमें अपनी एटीपी का यूटिलाइजेशन करना पड़ा। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जब हमारा टूटता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड के अंदर, तो यहाँ पर हम एक जगह ये स्टेप पाते हैं जहाँ पर हमारा NADH2 फॉर्म होता है, किससे, फ्रॉम द NAD प्लस, एंड दिस इज व्हेन जब हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है किसमें, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। Two redox equivalents are removed in the form of the hydrogen atom, ठीक है, in the form of the hydrogen atom from the PGALA, इसका मतलब फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड, एंड ट्रांसफर टू द मॉलिक्यूल ऑफ द NAD प्लस, यानी कि हमारे हाइड्रोजन निकलते हैं और कहाँ जाके लग जाते हैं, अपने NADP प्लस में जाकर लग जाते हैं। Phosphoglycerate aldehyde is oxidized with inorganic phosphate to get converted into the bis-phosphoglyceric acid. The conversion of bis-phosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process, यानी कि एनर्जी बनती है। This energy is trapped by the formation of the ATP, ATP बनता है, और another ATP synthesize, another ATP कब बनती है, जब हमारा PEP यानी कि फोस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। Can you then calculate how many ATPs molecule are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? तो डायरेक्टली कितनी सिंथेसाइज हुई है, खाली 4 ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज हुई है, ठीक है। Pyruvic acid is then the key product
ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड, एंड दिस डिपेंड अपॉन द सेलुलर नीड। अब देखो सारे जितने भी हमारे सेल्स थे, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस चला दी। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारी पायरुविक एसिड बनी या फिर जिसे हम पायरुवेट कह रहे हैं, अब इसका आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा सेल कैसा होगा। अगर सेल एनाएरोबिक होगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब अपने काम का कुछ नहीं होने वाला, जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमारा सेल एरोबिक होगा तो ये आगे जाएगा लिंक रिएक्शंस के अंदर, और कहाँ जाएगा, लिंक रिएक्शंस के अंदर जाएगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, और देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर हमने जो भी अपनी एटीपी और NADH2 और FADH2 बनाएंगे, उनसे हमें हमारी एटीपी निकाल के देगा, ठीक है। कब, जब हमारा एरोबिक सेल होगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो यूकैरियोटिक होगा तब, ठीक है। तो यही चीज़ आगे हम रीड करते हैं। There are the three major way in which the different cell handle the pyruvic acid produced by the glycolysis। तो ये कह रहे हैं कि 3 तरीके हैं जिससे अलग अलग सेल्स जो हैं वो हैंडल करते हैं पायरुविक एसिड को, जो कि प्रोड्यूस हुआ है कब, हमारे ग्लाइकोलिसिस से। दिस आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कोई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवा लेता है, कोई एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करवा लेता है, ठीक है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर द एनाएरोबिक कंडीशन, फर्मेंटेशन कब होती है, एनाएरोबिक कंडीशंस के अंदर होती है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, CO2 और H2O। however organisms adopt Krebs cycle which is also known as aerobic respiration and this require ऑक्सीजन का सप्लाई, ठीक है। यानी कि जब हमारे प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे तो उनके अंदर एनाएरोबिक वाली कंडीशन चलेगी, और उनके अंदर एल्कोहलिक या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल जाएगी। लेकिन अगर हमारा सेल जो है ऑक्सीजन वाला होगा, यूकैरियोटिक होगा, तो उसके अंदर क्या चलेगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी, ठीक है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी होगा, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये अभी हमने देखा। अब बात आती है कि फर्मेंटेशन को अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, फर्मेंटेशन की। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट the incomplete oxidation of the glucose is achieved under the anaerobic condition by the sets of reaction where the pyruvic acid is converted into the CO2 and ethanol। तो कह रहे हैं कि फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट करता है उसके अंदर क्या होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है किसकी, ग्लूकोज की, जो कि अचीव होता है अंडर द एनाएरोबिक कंडीशन, ठीक है। वहाँ पर भी रिएक्शन चलते हैं जहाँ पर हम अपनी पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं CO2 एंड इथेनॉल के अंदर, यानी कि C2H5OH के अंदर, ठीक है। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कैटालाइज दिस रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो एंजाइम लगते हैं वो कौन सा है, हमारा पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड एंड दिस स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन द फिगर 12.2। इन एनिमल्स अल्सो, जैसे कि मसल्स के अंदर, एनिमल के अंदर भी जब मसल के टाइम यानी कि एक्सरसाइज के टाइम मसल के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सो पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू द लैक्टिक एसिड inadequate for cellular respiration। pyruvic acid is reduced to the lactic acid by the lactate dehydrogenase, यानी कि lactate dehydrogenase वाला जो एंजाइम है वो यूज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कन्वर्ट हो जाता है हमारे लैक्टिक एसिड के अंदर, और द रिड्यूसिंग एजेंट इज FADH2 विच इज रीऑक्सीडाइज टू द NAD+ इन बोथ द प्रोसेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो यहाँ पे टेबल में क्या दिखाया गया है कि ग्लूकोज है, फिर कॉमा कॉमा यानी कि एरो एरो, जिससे उन्होंने बीच के स्टेप्स नहीं दिखाए और डायरेक्टली दिखाया गया है कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड जो है वो बन चुका है। उसके बाद उन्होंने क्या दिखाया, डायरेक्टली दिखाया है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद डायरेक्टली उन्होंने क्या दिखाया है कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन गया, एंड देन क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया। अब ये जो हमारा पायरुविक एसिड है वो या तो लैक्टिक एसिड बना देगा या तो हमारा इथेनॉल और CO2 बना देगा। तो जब भी वो लैक्टिक एसिड बनाएगा तो हमारा NADH2,
ठीक है, उसको यूटिलाइज कर कर क्या बना देगा NAD+, जहाँ पे वो फिर से यहाँ पर यूज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे यूज़ आ जाएगा। और अगर वहाँ पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन चली तो वो इथेनॉल और CO2 बना देगा, जहाँ पे अगेन NADH2 जो है वो NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और NAD+ अगेन यहाँ पे यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो लिखा क्या है कि दोनों ही लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन द ग्लूकोज इज रिलीज और नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप एज अ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ द ATP। तो ये कह रहे हैं कि एक तो जितनी एनर्जी हमारे ग्लूकोज में होती है उसका 7% से भी कम, ठीक है, 7% से भी कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और पूरी की पूरी ट्रैप नहीं कर पाते, पूरी की पूरी पकड़ नहीं पाते ATP की तरह। Also the process are the hazards, either acids और alcohol is produced। ये प्रोसेस अच्छी भी नहीं होती क्योंकि either acid प्रोड्यूस होता है या तो alcohol। What is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATPs are synthesized and detect the number of ATP utilized during the glycolysis when one molecule of glucose is fermented to the alcohol or lactic acid। Yeast poison themselves to the death when concentration of the alcohol reaches about the 13%। तो यहाँ पे ये याद रखने जैसा है। Then what will be the maximum concentration of the alcohol in the beverage that are naturally fermented? How do you think alcoholic beverage of the alcohol content greater than this concentration are obtained? What then is the process by which organism can carry out the complete oxidation of the glucose and extract the energy store? यानी कि अब ये कह रहे हैं कि ये तो बात हो गई किसकी, फर्मेंटेशन की, लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस होती है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरे के पूरे ग्लूकोज के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसकी एक एक एनर्जी को निकाल देता है। Synthesize a large number of the ATP molecule needed for the cellular metabolism। ठीक है, in eukaryote this step take place within the mitochondria or this require O2। Aerobic respiration is a process that lead to the complete oxidation of the organic substance in the presence of oxygen and release CO2, water and large amount of energy present in the substrate। और ऐसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जो कि हम अभी देखने वाले। तो देखो पहले एक चीज़ समझो, मान लो कि ये हमारा क्या है, कोई सेल मान लो, ठीक है, कोई भी सेल मान लो। अब इस सेल के अंदर क्या चली, ग्लाइकोलिसिस चली। ग्लाइकोलिसिस में क्या बना दिया हमने, पायरुविक एसिड बना दिया, और ये मान लो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये क्या है, मान लो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बन नहीं रहा लेकिन समझ लो कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज़ द पायरुविक एसिड, हम उसको कहाँ भेजते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भेजते हैं, जहाँ पर चलती है एक लिंक रिएक्शन और क्या चलती है, क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल चलने के बाद हमारी ना माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब यहाँ पर हमने भेज दिया, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो लिंक रिएक्शन, दूसरी चलेगी क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल के दौरान हम क्या बनाएंगे, NADH2 FADH2 बनाएंगे, जो कि हमने ग्लाइकोलिसिस में भी बनाई। अब इन NADH2 और FADH2 को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उन्हें भेजेंगे। ठीक है, तो जैसे कि तुमने ये तो समझ लिया कि हमारे पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजा, एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सारी चीज़ें चलेंगी। अब समझना कि ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो हमारी जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये दिख तो हमें इतनी पतली सी रही है, लेकिन जब हम इसको जूम करके देखते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही इसमें धसे हुए होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस सारे, और उसी की वजह से क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि हम यहीं पे अपने NADH2 और FADH2 में से ATP को निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि पहले कहाँ जाएगा पायरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहाँ चलेगी लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, और फिर उसके प्रोडक्ट को हम कहाँ भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि कहाँ चलेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या लिखा है। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of the glycolysis, pyruvate transported
फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि अगर जब भी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करवानी है, ठीक है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज पायरुवेट और पायरुविक एसिड, हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पर, अपने साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे। द क्रूशियल इवेंट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन आर, सबसे पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं पायरुवेट का बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ द CO2, पूरे के पूरे हाइड्रोजन्स तो निकाल देते हैं लेकिन 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को हम छोड़ देते हैं। फिर दूसरा, द पासिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू अ मॉलिक्यूलर O2 विथ साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ द ATP, यानी कि जो भी हमने हाइड्रोजन खींचते हैं उन हाइड्रोजन्स को हम ऑक्सीजन को देते हैं ताकि वो H2O बना ले, और साथ ही साथ फिर हम अपनी ATP को भी बना लेते हैं। What is interesting to note is that the first process takes place in the matrix of the mitochondria while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria, यानी कि मैट्रिक्स में चलेगी लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, और जो दूसरी प्रोसेस है दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो कहाँ चलती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द glycolytic catabolism of carbohydrate in the cytosol, after it enter the mitochondrial matrix undergo the oxidative decarboxylation by the complex sets of reaction catalyzed by the pyruvate dehydrogenase, ठीक है, तो वहाँ पर क्या चलती है, द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डीहाइड्रोजनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ द सेवरल कोएंजाइम इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि हमारा जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना वो और कोएंजाइम A और NAD+ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज और Mg+2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A 2 मॉलिक्यूल, CO2 2 मॉलिक्यूल और 2 NADH2 के अंदर, यानी कि एक NADH2 हमें कहाँ मिला था, सॉरी 2 NADH2 हमें कहाँ मिले थे, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और 2 NADH2 हमें कहाँ मिल गए, यहाँ इस लिंक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। During this process, 2 molecule of NADH are produced from the metabolism of the 2 molecule of the pyruvic acid produced from 1 molecule of the glucose during the glycolysis. The acetyl coenzyme A then enter in a cyclic pathway, that is tricarboxylic acid cycle, most commonly called as Krebs cycle, after the scientist Hans Krebs who फर्स्ट इल्यूशिडेटेड इट, यानी कि हैंस क्रब नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार ढूंढा था क्या, क्रेब्स साइकिल, जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, हमारे एसिटाइल कोएंजाइम A के, और 2 NADH2 भी बनते हैं। तो हम अपने आते हैं किसमें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। देखो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट होता है विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर के साथ क्या बनाने के लिए, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, और ये रिएक्शन कैटलाइज होती है एक एंजाइम से जिसे हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेसिस, और एक मॉलिक्यूल ऑफ COA जो है, मॉलिक्यूल ऑफ COA यानी कि कोएंजाइम A वो रिलीज होता है। सिट्रेट देन आइसोमराइज होता है आइसोसिट्रेट के अंदर, एंड देन 2 स्टेप आते हैं किसके, डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर, जिसके वजह से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और देन हमारा क्या बनता है, सुसेनाइल कोएंजाइम A, और इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल सुसेनाइल कोएंजाइम A अगेन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, किसके अंदर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, और हमारी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। During the conversion of the succinyl coenzyme A to the succinic acid, एक मॉलिक्यूल ऑफ द GTP सिंथेसाइज होती है, और ये ATP की तरह ही होता है। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन in a coupled reaction. GTP is converted to the GDP with the simultaneously synthesis of the ATP from ADP. Also there is a 3 point in the cycle जहाँ पर हमारा NAD+ reduce हो जाता है NADH2 के अंदर, और एक point है साइकिल के अंदर जहाँ पर FAD+ reduce हो जाता है किसके अंदर, FADH2 के अंदर। The continued oxidation of the acetyl coenzyme A by a tricarboxylic acid cycle required continuous रेपेलिनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि अगर हमें अपनी क्रेब्स साइकिल कंटिन्यूसली चलानी है तो कंटिन्यूसली हमें अपना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बनाना पड़ेगा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। इन एडिशन it also require regeneration of the NAD+, FAD+,
किससे, NADH and FADH2 respectively, and the summary equation for this phase of respiration may be written as, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया गया है। लेकिन पहले हम ये साइकिल देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली पायरुविक एसिड से बात की है, जहाँ पर इन्होंने कोएंजाइम ए बनाया, बीच में क्या चली है, लिंक रिएक्शन। अब कोएंजाइम ए किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ, और विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सिट्रिक सिंथेसिस वो क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। फिर क्या होता है कि हमारा ये जो सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर। बीच में इसमें और भी स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने बताया था जब मैं समझाई थी ये सारी चीज़ों को। और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से और बीच में चीज़ें बनती है, और देन हमारा बनता है सुसेनिक एसिड, देन बनता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से हमें अगेन क्या मिलता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिलता है। यहाँ पर NADH2 बनते हैं, FADH2 बनते हैं, और साथ ही साथ हमारा GTP भी सिंथेसाइज होता है इस साइकिल के अंदर, जिसका पूरा इन्होंने एक समरी इक्वेशन इस तरीके से कुछ लिख दिया है कि पायरुविक एसिड यूज़ में आता है, साथ ही साथ NAD+ यूज़ में आता है, FAD+ यूज़ में आता है, H2O ADP-PI। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पूरी रिएक्शन चली, 3 CO2 बनते हैं, 4 NADH बनते हैं, 4 H+ FADH2 बनता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनता है, ATP बनता है। पूरी की पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारी कैलकुलेशंस जो है वो एकदम सही बैठेंगी, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 NADH लिखा है, 4 2 8, तो 8 NADH2 बनेगा इसमें, या फिर NADH कह लो, या और साथ ही साथ 2 FADH बनेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितनी ATP मिल गई थी, 8 ATP। अब इसको तुम भेजोगे तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, और FA 2 2 4, कितनी हो जाएंगी, 4 4 8 और 28, 28 में 8 8 जोड़ोगे 16, और यहाँ 3, तो तुम्हें तुम्हारी 36 ATP का हिसाब जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 36 ATP ये हो गई, और साथ ही साथ लिंक रिएक्शन के टाइम पे भी तो हमें 2 NADH2 जो है वो मिले थे, तो उसे भी तुम काउंट कर लो। तो इस तरीके से हमारे ATP का जो होता है वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। We have till now seen that glucose has been broken down to release the CO2, और 8 मॉलिक्यूल किसके, NADH2 के, और 2 मॉलिक्यूल FADH2 के have been synthesized beside just 2 molecule of ATP in tricarboxylic acid cycle. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 ही हमने यूज़ किया पिक्चर के अंदर, ना ही हमने लार्ज नंबर ऑफ द ATP बनाया, ठीक है। Also what is the role of the NADH2 and FADH2 that is synthesized, क्या काम करेंगे ये। Let us now understand the role of the oxygen in the respiration, कि ऑक्सीजन कहाँ यूज़ आता है रेस्पिरेशन के अंदर, और साथ ही साथ how the ATP is synthesized, ये सारी चीज़ों को अब हम समझेंगे। अब ये बताना चाहते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, या फिर जिसे हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी कह देते हैं, ठीक है, या तो हम उसको ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन भी कह देते हैं। तो अगर तुम इस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ NADH2 बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और नीचे जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन दी है वहाँ पर हमें 4 NADH लिख के दिए हुए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने ये वाला NADH भी जो है वो काउंट किया है, और पूरी की पूरी रिएक्शन को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 NADH2 बनेंगे, यानी कि जो हमारे ग्लाइकोलिसिस थी, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने 8 ATP अपनी कमा ली थी ओवरऑल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमें कितने मिले, 8 NADH2 मिले, और 8 NADH2 जो हैं, 8 NADH जो हैं वो कितनी ATP बनाएंगे, 1 3 बनाता है, तो 8 कितनी बनाएगा, 8 3 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, और 24 और 8, और उसके बाद एक FADH2 2 ATP बनाता है, तो 2 FADH2 कितनी ATP बनाएंगे, 4 ATP बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 4 4 8 8 8 16, और ये हो गया हमारा 3, और साथ ही साथ एक ATP भी तो निकली है डायरेक्टली, तो कितना हो गया, 37 हो गया, ठीक है। तो 36 और 37 यही ATP, इतनी ही ATP जो है हमें ओवरऑल क्या होती है, मिलती है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ऊपर वाली जो लिंक रिएक्शन है उसको भी काउंट करके सारे FADH2 और हमारे NADH जो है वो काउंट करके दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम किस में, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, या फिर हम जिसे कह देते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन,
तो देखो, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने क्या कमाए अपने ग्लाइकोलिसिस के अंदर, हमने कमाए क्या, हमने कमाए NADH2। कितने NADH2 कमाए? 2 NADH2 कमाए। ठीक है, तो उन NADH को जब हम अपने बैंक में भेजेंगे, और हमारा बैंक कौन है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जब हम उसे भेजते हैं तो हमें निकल कर क्या मिलती है? ATP। जब एक NADH2 जाता है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, तो हमें 3 ATP मिलती है। और जब एक FADH2 जाता है तब हमें कितनी ATP मिलती है? 2 ATP मिलती है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो जैसे कि ये मान लो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसमें ये बहुत मोटी होती है, मतलब मोटी नहीं होती। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, यहाँ जब एकदम जूम करके देखोगे तो तुम्हें ये अच्छी खासी मोटी दिखेगी। ठीक है, अच्छी खासी कैसी दिखेगी? मोटी सी दिखेगी। और इसी के अंदर क्या धसे हुए होते हैं? इसी के अंदर धसे हुए होते हैं हमारे 5 तरह के कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे 5 तरीके के कॉम्प्लेक्स जो है इसी के अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इसी के अंदर। और वहाँ पे क्या चलती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उन 5 कॉम्प्लेक्सेस का नाम होता है। ठीक है, तो वही अब हम यहाँ पे रीड करते हैं। ठीक है, तो लिखा है द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2। यानी कि ये कह रहे कि अब ये जो स्टेप चलाने वाले हैं हम अपने रेस्पिरेशन के अंदर, वो हम क्यों चलाने वाले हैं? हम चलाने वाले हैं ताकि हम क्या कर सके, हमारी एनर्जी जो भी है उसे रिलीज़ कर सके और उसे यूटिलाइज कर सके। क्यों? जो भी हमने अपने NADH2 FADH2 के अंदर ATP छुपा के रखे, हम उसको निकाल सके और उसे यूटिलाइज कर सके। दिस इज अकम्प्लिश व्हेन they are oxidized through the electron transport system and electron are passed on to the O2 resulting in the formation of the H2O। तो होता क्या है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर? ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होती है। और इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ भेजते हैं? पास करते हैं। और साथ ही साथ ना लास्ट में हम अपने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देते हैं ताकि वो क्या बना ले? ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देते हैं ताकि वो क्या बना ले? H2O बना ले। यानी कि जो हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एक ही जगह पर खाली ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में आता है कि लास्ट में वो हमारे इस उड़ते आवारा हाइड्रोजन को पकड़ के क्या बना दे? वाटर बना दे। ठीक है, द मेटाबॉलिक pathway through which the electron passes from one carrier to the another is called the electron transport system। और यही जो मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक कैरियर से हम दूसरे कैरियर में भेजते हैं, दूसरे कैरियर को देते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH produced in the mitochondrial matrix during the citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex number 1। यानी कि हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और इसका दूसरा नाम होता है NADH dehydrogenase। तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा NADH बना कब? इन द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसको हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे अपने कॉम्प्लेक्स 1 से जिसका नाम क्या है? NADH dehydrogenase। तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम क्या होता है? NADH dehydrogenase। And electron are then transferred to the ubiquinone located within the inner membrane, that is inner membrane. Ubiquinone also receive the reducing equivalent by FADH2 complex 2 that is generated during the redox that is generated during the oxidation of the succinate in the citric acid cycle। यानी कि फिर से बता रहे हैं कि हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स 2 जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स 2 जिसे हम क्या कहते हैं? सुसिनेट डीहाइड्रोजिनेस। क्या कहते हैं? सुसिनेट डीहाइड्रोजिनेस। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अब देखो ये बात ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नहीं लगता। पहले कौन आता है? कॉम्प्लेक्स 3 और फिर कौन होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स 2। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के अंदर क्या हुआ कि हमारा NADH2 जो है वो किसके अंदर टूट गया? NAD प्लस के अंदर। इसमें क्या निकला? इसमें निकला हमारा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी है और हमारा
प्रोटॉन भी है। तो जो हमारे H+ थे उनको कहाँ भेज दिया हमने, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भेज दिया, ठीक है। जो स्पेस होती है बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उधर भेज दिया। और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो हमने FNM को दे दिए, फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को दे दिए, उससे उसने किसको दे दिया, यूबिक्विनोन को, और यूबिक्विनोन से वो क्या बन गया, यूबिक्विनोल, और किसको दे दिया, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सुसीनेट से फ्यूमेरेट यानी कि FADH2 दिखाना चाहते हैं ये, तो FADH2 में से भी क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो उसको किसको दे दिया, FAD को दे दिया, देन FES, देन यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल, और किसको दे दिया, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए साइटोक्रोम C के थ्रू, साइटोक्रोम C जो होता है वो एक मोबाइल कैरियर होता है, यानी कि चलता फिरता इलेक्ट्रॉन लेकर जाने वाला होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ आया, साइटोक्रोम 3 के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के अंदर, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ चला गया, साइटोक्रोम C जो है इलेक्ट्रॉन लेके चला गया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, और हाइड्रोजन जो है, हमारे प्रोटॉन जो है, उनको अगेन पंप कर दिया गया, कहाँ, इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास आ गया साइटोक्रोम, क्या, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन लेके आ गया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, जिसे हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। फिर यहाँ से किसको दिया उसने इलेक्ट्रॉन, CuA को दिया, फिर साइटोक्रोम A3, फिर Cu को दिया, ठीक है। कॉपर सेंटर्स होते हैं यहाँ पर, तो उसको इलेक्ट्रॉन दिया, और अगेन H को क्या कर दिया, पंप बैक कर दिया। कितने H को कर दिया पंप बैक, 2H को पंप बैक कर दिया, और इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, इलेक्ट्रॉन एंड थोड़े से प्रोटॉन किसे दे दिए, हमारे ऑक्सीजन को, ताकि वो क्या बना ले, वाटर बना ले, क्या बना ले, वाटर बना ले। और फिर अब हमने क्या कर दिया कि इन चारों कॉम्प्लेक्स की मदद से हमने क्या कर दिया, प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन कर दिया, कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब क्यों हम इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्यों हम ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को बना रहे हैं कि यहाँ हमने ज़्यादा प्रोटॉन भर दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, क्यों, क्योंकि जब भी अब ये टूटेगा, ठीक है, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर हम क्या बना लेंगे, ATP। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कहते हैं 5, वहाँ पर हमारे 2 होते हैं, एक होता है CF0 चैनल और एक होता है CF1। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब प्रोटॉन जो है हमारे H+ यहाँ से दौड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बैठा ही होता है। जैसे ही हमारा प्रोटॉन दौड़ा यहाँ से भागा, तो उसमें क्या निकली, एनर्जी। और जैसे ही इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को दौड़ते भागते देखा, जैसे ही वो दौड़ा और वहाँ पर उसने कुछ फोर्स जनरेट किया, और उस फोर्स की हेल्प से ये ADP और फॉस्फेट मिलकर क्या बना दिए, ATP। जैसे कि ऐसा समझ लो कि क्या हुआ कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा जो प्रोटॉन है वो दौड़ा एकदम करके निकल गया, और यहाँ से इसी की एनर्जी को यूज़ करके इन्होंने क्या बना लिया, ATP बना लिया। तो जब भी हमारे 4 H+ यहाँ से पास करते हैं तो हमें एक ATP देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही पूरी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे NCERT में लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आपने इसका डिटेल लेक्चर नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब हम यहाँ पर रीड करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द रिड्यूसिंग ubiquinol is then oxidized with the transfer of the electron to the cytochrome C by a cytochrome BC1 complex, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हमारा। फिर लिखा है कि साइटोक्रोम C जो होता है, ठीक है, वो स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि अटैच होता है टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन और एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड 4, ठीक है। तो जो हमारा साइटोक्रोम C होता है वो एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है। मोबाइल कैरियर किसके लिए, फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाता कहाँ है, बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है उसको हम साइटोक्रोम C भी कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं, ठीक है, कंटेनिंग द साइटोक्रोम A और A3, और 2 कॉपर सेंटर्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन the electron pass from one carrier to another by a complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 for the production of the ATP from ADP and inorganic phosphate. The number of the ATP molecule synthesized depend on the nature of the electron donor, कि कितने ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर का नेचर कैसा है।
oxidation of the one molecule of the NADH give rise to 3 molecule of ATP, while that one molecule of FADH2 produce the 2 molecule of the ATP। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारा एक NADH जाता है तो 3 मॉलिक्यूल ATP के मिलते हैं, और एक FADH2 जाता है तो 2 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, ATP के मिलते हैं। Although the aerobic process respiration take place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to terminal stage of the process। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम कह रहे थे वो होती तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही है, लेकिन ऑक्सीजन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और वो भी लास्ट में ही काम आता है। येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ वाइटल, लेकिन फिर भी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, सिंस इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, ऑक्सीजन एक्ट करता है किसकी तरफ, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। किसकी तरह काम करता है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। अनलाइक फोटोफोस्फोराइलेशन, तो यहाँ पर कुछ केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात की गई है जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर के अंदर है, तो यहाँ पे नहीं भी इसको समझोगे तो चलेगा कि लिखा है कि जैसे फोटोफोस्फोराइलेशन के अंदर होता है, जहाँ पर हमारी फोटोफोस्फोराइलेशन का मतलब क्या कि लाइट के थ्रू जब एटीपी बनती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर फॉर फोस्फोराइलेशन इन रेस्पिरेशन। इट इज़ द energy of oxidation reduction in respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process, and it is for this reason the process is called the oxidative phosphorylation। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस चलती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनकी एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बनाई जाती है। तो एक चीज़ और कि यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है ना, वो यहाँ हमारे मैट्रिक्स के अंदर जो भी हाइड्रोजन घूम रहा होता है उसको पकड़ कर क्या करता है, उसको पकड़ के बना लेता है क्या, उसके साथ वाटर। क्योंकि ओवरऑल हमें मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम करनी होती है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर बढ़ानी होती है, तभी जब हम इस हाइड्रोजन के इस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को तोड़ेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे एटीपी बनाई जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द मेम्ब्रेन लिंक एटीपी सिंथेसिस एक्सप्लेन by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. As mentioned earlier, the energy released during the electron ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी विद द हेल्प ऑफ द एटीपी सिंथेस, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है F1 और एक होता है F0। F0 तो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ होता है, लेकिन F1 जो होता है वो कहाँ आता है, मैट्रिक्स साइड में इसका मुंह होता है, मैट्रिक्स साइड की तरफ। तो जब भी 4H+ यहाँ से जाते हैं तो हमारा ADP से क्या बन जाता है, ATP। या आउटर साइड है, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये लिखा है कि जो हमारा F1 हेडपीस होता है इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट। और F0 जो है वो हमारा क्या है, इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो कि क्या बना रहा है, चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिससे प्रोटॉन जो है इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। द पैसेज ऑफ द प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिक साइट ऑफ द F1 component for the production of the ATP. For each ATP produced, 4H+ passes through F0 from intermembrane space to the matrix, यानी कि intermembrane space से मैट्रिक्स की तरफ 4H+ जाते हैं, तब एक ATP बनती है। डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ते हुए वो जो है जाते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। क्या आती है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, तो इसको भी हम रेड करते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। It is possible to make calculation of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise. This calculation can be made only on certain assumption that, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी नेट गेन हो रही है, हमको एटीपी कितने मिल रहे हैं, कि हमने जो भी प्रोसेस चलाई अपने ग्लाइकोलिसिस से लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक, उससे हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ दी ग्लूकोज से कितनी एटीपी मिल गई, ये हम पता तो लगा सकते हैं, लेकिन ये पता लगा सकते हैं कैलकुलेशन करके, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हो जाएंगी, थियोरी जैसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं चल रही होती।
अब बॉडी तय करके नहीं बैठेगी, मैं पहले ग्लाइकोलिसिस करूँगी, फिर मैं जाऊँगी लिंक रिएक्शन में, फिर मैं करूँगी क्रेब्स साइकिल, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब भी हम मान लो जैसे कि हमारा बीच में कोई भी चीज़ बनी, जैसे कि पायरुविक एसिड बनी, तो ज़रूरी नहीं है वो पायरुविक एसिड हमारी कहाँ चली जाए, क्रेब्स साइकिल करे, लिंक रिएक्शन में जाए, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो कुछ और काम में लग जाए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं होता, और हो सकता है कि कोई और दूसरा कुछ और सबस्ट्रेट हमारे रेस्पिरेशन वाले स्टेप्स के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ थियोरी के अंदर हो सकती है और कुछ अजम्पशंस को मान के हो सकती है, जो चीज़ को हम अज्यूम करेंगे, यानी कि अज्यूम कर रहे हैं, सच में ऐसा नहीं होने वाला। देयर इज़ द सीक्वेंशियल orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis, tricarboxylic acid cycle, electron ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। तो ये कह रहे हैं कि ये तभी हो सकता है जब हम माने कि सारी चीज़ें सीक्वेंशियल एक ऑर्डर में चल रही हैं, कि पहले हमारा एक सबसेट बन रहा है, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, पहले ग्लाइकोलिसिस चल रही है, देन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और जब फिर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियसली चले। द NADH synthesis in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo द ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, की जो NADH हमने बनाए थे ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस, तो पायरुविक एसिड के साथ साथ ये NADH भी हमारे कहाँ चले जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चले जाए। ऐसा नहीं कि ये NADH हमारी साइटोप्लाज्म में ही रह जाए, ठीक है। ये NADH भी कहाँ जाए, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाए, ठीक है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाने के बाद कहाँ चली जाए, फोस्फोराइलेशन के अंदर चली जाए। None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound। कोई भी इंटरमीडिएट बन रहा है हमारे पाथवे के अंदर, तो वो कोई और कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। Only glucose is being respired, no other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediate stage। की सिर्फ ग्लूकोज ही जो है उसी को हम सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करें, और कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो ऐड ना हो बीच में। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ माननी पड़ेगी, और तभी हम अपने ATP का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट दिस काइंड ऑफ assumptions are not really valid in the living system। all the pathway work simultaneously and do not take place one after the another। ये कह रहे हैं कि ये जो हमने माना है ये रियली वैलिड नहीं है एक लिविंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये सारे ही पाथवे साइमल्टेनियसली होते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि ये एक दूसरे के बाद ही हो। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो पाथवे के अंदर ऐड हो जाता है और निकाल भी दिया जाता है बीच में से जब भी ज़रूरत होती है। ATP इज़ यूटिलाइज एज एंड व्हेन नीडेड। और ATP भी हम कहाँ पूरी बैठते हैं कि चलो भैया पहले 38 ATP बन जाने देते हैं और बाद में हम अपना काम करेंगे, नहीं, ऐसे भी हम नहीं बैठते। तो ATP भी क्या होती है, बीच बीच में यूटिलाइज होती रहती है जब भी ज़रूरत होती है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स, येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy, and hence there can be a net gain of 38 ATP molecule during the aerobic respiration of one molecule of the glucose। Now let us compare the fermentation and aerobic respiration। तो ये कह रहे हैं कि अब हम कंपेयर करते हैं fermentation को और aerobic respiration को। तो क्या कह रहे हैं कि fermentation account only for the partial breakdown of the glucose, whereas in the aerobic respiration it is completely degraded to CO2 एंड H2O। यानी कि कह रहे हैं कि फर्मेंटेशन के अंदर एक तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही थी ग्लूकोज की, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम उसकी पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन कर दे रहे हैं। इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 molecules of the ATP for each molecules of the glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecule of the ATPs are generated under the aerobic condition। तो ये कह रहे हैं फर्मेंटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ATP का मिल रहा था। अब ये 2 ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो 4 ATP हमें डायरेक्टली मिली थी, ठीक है, इन द ग्लाइकोलिसिस 4 ATP तो हमें क्या मिली थी, डायरेक्ट
4 एटीपी तो हमें कैसी मिली थी, डायरेक्टली मिली थी, और बाकी तो हमें 2 क्या मिला था, NADH2 मिला था, ठीक है, और 4 एटीपी डायरेक्टली मिली थी। उसमें से भी 2 एटीपी का खर्चा है, तो ये NADH2 को नहीं गिन रहे क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजना है। 4 एटीपी मिली, उसमें से 2 का तो क्या हो गया, खर्चा हो गया ग्लाइकोलिसिस के अंदर, बची कितनी, 2 एटीपी। और उसी के बाद डायरेक्टली क्या चला जा रहा है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में तो कोई एटीपी बन नहीं रही थी, तो ये कह रहे हैं कि फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलेगी, लेकिन वहीं अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं तो खूब सारी एटीपी मिलती है। NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in the case of the aerobic respiration, की होता दोनों ही टाइम पे है। NADH जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD प्लस के अंदर फर्मेंटेशन में भी और एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन फर्मेंटेशन में धीरे धीरे होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत तेज़ी के साथ ये रिएक्शन होती है। और देन आता है हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे। तो रीड करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लूकोज इज द फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो सबसे फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ऑल द कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन। हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको यूजुअली पहले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एंड देन यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड as has been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step। कि अदर सबस्ट्रेट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए, लेकिन फिर हम डायरेक्टली उसको रेस्पिरेटरी पाथवे के पहले स्टेप में नहीं भेज सकते। सी द फिगर 12.16 जो कि अभी हम देखेंगे, टू सी द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे। फैट विल नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लिसरॉल और फैटी एसिड फर्स्ट। कि अगर हमारे फैट को एंटर करना है, एक काम करते हैं, पहले हम वो फिगर देख लेते हैं एंड देन वी विल रीड दिस। तो इस फिगर को तुम देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लिया, फिर उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया, शुगर ने बनाया क्या, ये पूरा का पूरा हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये हमें दिखाना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड तक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा फ्रक्टोज 1,6-बिस फोस्फेट टूटता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, एल्डिहाइड के अंदर टूटता है और फिर वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। लेकिन अगर हमें फैट को डालना है अपने इस पाथवे के अंदर तो हम उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर एंड देन वो ऐड होते हैं। ऐसे ही प्रोटीन को हम तोड़ते हैं किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर, और बाद में वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर हमारे इस पाथवे के अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम उन्हें नहीं जोड़ सकते। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि एक कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है दैट इज़ द एसिटाइल कोएंजाइम ए। या तो तुम ग्लाइकोलिसिस करके आ जाओ, ठीक है, पूरी चीज़ें, या तो तुम फैट्स के थ्रू आ जाओ, या तो तुम प्रोटीन के थ्रू आ जाओ, लेकिन यहाँ से तो तुम्हें गुजरना ही पड़ेगा। आगे जाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा और बाद में वो क्रेब्स साइकिल चला लेगा, ठीक है। अब हम अपना रीड करते हैं। तो यहीं पे हमारा लिखा हुआ है कि फैट विल नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। इफ द फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर दे विल फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एंटर द पाथवे। यानी कि अगर फैटी एसिड को डाल भी रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन वो पाथवे के अंदर एंटर कर सकता है। ग्लिसरॉल विल एंटर द पाथवे आफ्टर बिगिन कन्वर्टेड टू द PGAL। यानी कि कह रहे हैं कि जो हमारा ग्लिसरॉल है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उसको हम कन्वर्ट कर ले किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड के अंदर। द प्रोटीन विल बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएज एंड इंडिविजुअल अमाइनो एसिड आफ्टर deamination depending on their structure will enter the pathway at some stage within Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme A, ठीक है। Since respiration involve breakdown of the substrate, the respiratory process has traditionally been considered as a catabolic process and respiratory pathway as a catabolic pathway। ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का, इसीलिए ट्रेडिशनली हम अपनी जो रेस्पिरेशन है उसको एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कह देते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब जहाँ पर चीज़ें टूट रही होती हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबॉलिक पाथवे भी कह देते हैं। But is this understanding correct? We have discussed above
at which point in the respiratory pathway different substrate will enter if they were to be respired and used to drive the energy. What is important to recognize is that it is this very compound that will be withdrawn from the respiratory substrate for the synthesis of the said substrate. यानी कि कह रहे हैं कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिक पाथवे बोलना सही होगा, क्योंकि हम अपने रेस्पिरेटरी पाथवे से किसी भी मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं और बाद में उसका कोई जोड़ तोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। तो हम इसको कैटाबॉलिक ना कहकर एनाबॉलिक भी कह सकते हैं। Hence, fatty acid will be broken down to the acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate, but when the organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A will be withdrawn from the respiratory pathway for it। यानी कि जैसे कि हम अपने फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे थे, वैसे ही हम अपने एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड्स को भी बना सकते हैं। सिमिलरली, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन टू रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर्म द लिंक ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस को एनाबॉलिज्म कह देते हैं। बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवेज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसिडर द रेस्पिरेटरी पाथवे एज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, हम उसको क्या कह सकते हैं, एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं, रादर देन द कैटालिक वन। कैटाबॉलिक नहीं बोल सकते, हम उसको एम्फीबॉलिक बोल सकते हैं, जिसमें कैटाबॉलिज्म भी चल रही हो और एनाबॉलिज्म भी। यानी कि अगर तुम इस फिगर के अंदर देखो तो यहाँ पे दिखाया है कि फैटी एसिड से क्या बना रहा है, अमाइनो एसिड। ये एक ही तरफ एरो दिखाई, अगर एरो दोनों तरफ दिखाई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हमारे एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़कर भी क्या बन सकता है, फैटी एसिड। ग्लिसरॉल टूट के क्या बनाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट जुड़ के ग्लिसरॉल नहीं बना सकता। ठीक है, अमाइनो एसिड टूट के क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड। तो क्या पायरुविक एसिड जुड़ के अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकते। प्रोटीन टूट के क्या बनाता है, अमाइनो एसिड। तो क्या अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन नहीं बना सकते। तो इस एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, फिर आते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे। तो देखो क्या लिखा है, लेट अस नाउ लुक एट द अनदर एक्सेप्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो, ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 इज कंज्यूम एंड CO2 इज रिलीज। कि जब भी हम अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हम O2 को कंज्यूम करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और रेस्पिरेटरी रेशियो। कह रहे हैं कि कितने वॉल्यूम ऑफ O2 को हम इवॉल्व करते हैं अपॉन में कितने वॉल्यूम ऑफ O2 को हम कंज्यूम करते हैं, उन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहा जाता है। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। कि हमारा ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड करता है, कि किस टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने यूज़ किया, उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट्स की तरह अंडर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, तो RQ हमारा जो है वो कितना आता है, 1 आता है। बिकॉज equal amount of CO2 and O2s are evolved and consumed respectively as shown in the equation below। जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर दिखाया, जितना CO2 इवॉल्व होता है उतना ही O2 कंज्यूम होता है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कितनी आती है, 1। व्हेन द फैट्स आर यूज्ड इन द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लेस देन 1 होता है, 1 से भी कम। कैलकुलेशन फॉर अ फैटी एसिड ट्रिप्लामेटिन इज यूज एज अ सबस्ट्रेट इज शोन। यानी कि हमें दिखाया गया है इस रिएक्शन के अंदर 102 CO2 निकल रहे हैं और 145 O2 कंज्यूम हो रहे थे, ये 0.7 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 1। व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेशियो विल अवॉइड 0.9 के। एंड व्हाट इज important to recognize is that living organism respiratory substrates are often more than one। प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, प्योर प्रोटीन्स एंड फैट्स को कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह नहीं यूज़ करते, उन्हें पहले किसी चीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर, और फिर उसे यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर की रीडिंग जो होती है वो होती है कंप्लीट। सो अगर आपने समझा नहीं है इस चैप्टर को तो NCERT रीड करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आपके कंसेप्ट्स नहीं बराबर हैं। तो पहले इस चैप्टर को एक बार समझ लेना और बाद में ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।